हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है, इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या होते हैं, बताओ। ठीक है, क्या होता है ली चैटलियर प्रिंसिपल कि ये हमें बताता है मेन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट इक्विलिब्रियम में। मतलब कहने का ये है, अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में दी होती है तो उसमें टेम्परेचर में, कंसंट्रेशन में या हम प्रेशर में जो भी चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जो उसके इफेक्ट को अंडू करे, उसके इफेक्ट को ओवरकम करे। ठीक है, तो उस डायरेक्शन में क्या होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। तो मेन बात ये होती है कि अगर हम बात करते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल की तो इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या? पहली बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बेटा क्या, कंसंट्रेशन। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर। और तीसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है, प्रेशर। यानी कि ली चैटलियर प्रिंसिपल डिस्कस करने के लिए हमें कंसंट्रेशन में चेंज का पता होना चाहिए, टेम्परेचर किस अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है इसका पता होना चाहिए, एंड एट लास्ट पता होना चाहिए हमें प्रेशर के चेंज का। ठीक है, तो ये तीन बातों के अकॉर्डिंगली हम ली चैटलियर प्रिंसिपल को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे वो भी हम आगे देखते हैं। तो क्या कहता है ली चैटलियर प्रिंसिपल, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन गिवन है। ठीक है, क्या कहता है कि अगर इक्विलिब्रियम में कोई भी चेंज लेकर आते हैं, चेंज कैसा, अभी जैसा हमने पीछे डिस्कस किया, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, प्रेशर के अकॉर्डिंग, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जो इसके इफेक्ट को अंडू करे। क्या करे, उसके इफेक्ट को अंडू करे, उसके इफेक्ट को वापसी से वहां पर उसके ओरिजिनल स्टेट पर लेकर आए, ताकि जो इक्वेशन है वह इक्विलिब्रियम में मेंटेन्ड हो। क्या हो, इक्विलिब्रियम में मेंटेन्ड हो। मतलब समझ रहे हो, जैसे टग ऑफ वॉर होती है ना, क्या होता है, इधर से बच्चे खींच रहे होते हैं, इधर से बच्चे खींच रहे होते हैं। तो मान लो यहाँ पर फोर्स ज्यादा लगा, तो सारे के सारे बच्चे उधर, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि सारे उधर जाके गिर जाए। तो वो केस नहीं ले रहे, हम ये ले रहे हैं कि जो टग ऑफ वॉर में जो सेंटर पॉइंट है वो अपनी पोजीशन पे रहे। तो अगर यहाँ पर किसी ने फोर्स ज्यादा लगा दिया तो इधर भी फोर्स उतना लगाना पड़ेगा ताकि वो जो सेंटर पॉइंट है वो अपनी पोजीशन पे रहे। वही बात हमने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में बतानी है कि अगर हम एक सिस्टम के इक्विलिब्रियम में चेंज लाते हैं, चेंज किसके अकॉर्डिंग, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग या फिर प्रेशर के, इन तीनों में से कोई भी एक, जरूरी नहीं है तीनों एक बारी में लगा दिए, एक भी है तो भी। ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा किस डायरेक्शन में, जो उसके इफेक्ट को अंडू करे, उसके इफेक्ट को जो हमने यहाँ पर इम्पोज किया है। क्लियर है? अब बात आती है इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग किस अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, कंसंट्रेशन के किस अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, टेम्परेचर की या किस अकॉर्डिंग हम बात करेंगे यहाँ पर प्रेशर की। ठीक है, तो उसके लिए हमें फैक्टर्स इसके डिस्कस करने होंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओहो ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम, फिर से ये लो, ये हो गया तो फाइनल है ना। तो पहला जो फैक्टर हम यहाँ पे लेते हैं, फर्स्ट फैक्टर इज चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन में चेंज करें। किसकी कंसंट्रेशन में, जब भी बेटा रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन होती है रिएक्टेंट से बनाता है प्रोडक्ट, लेकिन हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट बना रहा है तो प्रोडक्ट भी तो वापस रिएक्टेंट बना रहा है, दोनों चीजें है ना। तो इसमें कंसंट्रेशन की बात कहां पर आई, तो इधर वाला जो पार्ट होता है एरो के इस तरफ जो हम लिखते हैं, दिस इज रिएक्टेंट, एरो के इस तरफ जो लिखा वो क्या होता है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग हम क्या बताएंगे, अब खुद बताओ बेटा, खुद से बताओ। मान लो आप ना एक कोई नया प्लेस बना रहे हो, ठीक है, एक वॉल बना रहे हो, सपोज वॉल बनाने के लिए आपको ब्रिक्स और सीमेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास
लार्ज अमाउंट में ब्रिक्स प्रेजेंट होगी, लार्ज अमाउंट में सीमेंट प्रेजेंट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो आप वॉल बना रहे हो, वॉल से एक बिल्डिंग भी बना सकते हो, डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ना। तो क्वांटिटी जितनी ज्यादा आपकी वॉल उतनी ज्यादा बड़ी बन सकती है, ठीक है। मान लो और अगर कोई एग्जांपल लेना चाहे तो आप सपोज आप मोमोज बना रहे हो, मैगी बना रहे हो, तो जितना ज्यादा आपके पास इंग्रेडिएंट होंगे प्रोडक्ट उतने ही ज्यादा बनेंगे। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का यह है कि जो हमारे पास बेटा जितना ज्यादा हमारे पास रिएक्टेंट होगा प्रोडक्ट भी उतना ही ज्यादा बनेगा। मतलब रिएक्शन कहां पे जाएगी, फॉरवर्ड में। कहां पे रिएक्शन जाएगी, उस दिशा में, प्रोडक्ट वाले साइड, यानी कि फॉरवर्ड वाली साइड जाकर के हमारा प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है। और ऐसे ही अगर हमारे पास प्रोडक्ट ज्यादा हो, अगर प्रोडक्ट ज्यादा हो तो यहाँ पर मोमोज से हम उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं बना रहे, क्योंकि मोमोज और इंग्रेडिएंट्स इक्विलिब्रियम में नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इंग्रेडिएंट्स अभी जा रहे थे तो मोमोज बनाए, मम्मी ने देखा ये बच्चे रोज मोमोज ही खा रहे होते हैं तो मोमोज से वापस से इंग्रेडिएंट्स बना दो, ऐसा नहीं होता, वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो हम किसी इक्विलिब्रियम की रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है तो वो प्रोडक्ट वापस से क्या देना शुरू कर देता है, रिएक्टेंट देना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो ऐसे केस में जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो कौन सी डायरेक्शन में जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। कौन सी में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन हमें क्या बात बोलती है, क्या बताती है कि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन हमारे पास रिएक्टेंट की होगी, क्या कहते हैं, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की होगी, इक्विलिब्रियम क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट। तो हम कह सकते हैं इन द equilibrium, if the concentration of reactant is increased, then equilibrium कौन सी डायरेक्शन में जाएगा बेटा, shifts in the फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में चला जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे अगर हम प्रोडक्ट की बढ़ाएं तो हम क्या लिखेंगे, सेम लाइन लेते हैं बेटा। सेम लाइन से ना हमें हमारा लर्निंग वर्क जो सा बहुत कम रह जाता है और हमें सिर्फ कंसेप्ट ध्यान रखना होता है। तो क्या लिखा हमने, इन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखी हमने, इन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ, वहां क्या लिखा था हमने, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड, है ना, ये लिखा था ना, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड, देन द इक्विलिब्रियम। वहां क्या लिखा था हमने, इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड। इसमें कहां होगा, बैकवर्ड में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इंक्रीज्ड, देन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद समझ में आ गया यहाँ तक कि मोमोज के इंग्रेडिएंट ज्यादा तो मोमोज ज्यादा बन जाएंगे। बर्गर बनाने लग रहे हो, उससे बर्गर ज्यादा बन जाएंगे। मैगी बना रहे हो, पास्ता बना रहे हो, ठीक है, जो भी तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत बनाना आता हो, तो उससे जितने इंग्रेडिएंट्स होंगे प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, ये पता है तुम्हें, है ना, वो रिएक्शन फॉरवर्ड ही होती है। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी का मतलब रिएक्टेंट भी ज्यादा बनेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मम्मी को देखते ही ये बोलो, जैसा कि हमने डिस्कस किया भी, मम्मा बोल रही है कि बेटा आज फिर मोमोज, घर का भी खाना खा लिया करो कभी, है ना, तो एकदम से वो मोमोज इंग्रेडिएंट बन जाएंगे। नहीं मम्मा, हमने तो मोमोज देखे भी नहीं है, क्या मोमोज, पता नहीं, है तो ऐसी सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसका नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने क्या बात बोली कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन में प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा रिएक्टेंट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही बनता जाएगा। इसके बाद ही पहली चीज थी। सेकेंड जो चीज आती है यहाँ पर हमारे पास, नेक्स्ट सेकेंड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या लिखेंगे हम? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रह सकता है? तो बेटा जी रिएक्शन हमारे पास टू टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक रिएक्शन होती है उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एग्जिट का मतलब बाहर। तो यहाँ पर क्या होता है? हीट रिलीज्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है? हीट इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, हीट इज रिलीज्ड। एंड यानी कि इन का मतलब क्या होता है? एंट्री। तो जहां पर एंट्री की बात होती है तो उसे हम बोलते हैं हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट को एब्जॉर्ब किया गया है। ठीक है, कैसे? कब? जैसे मान लो चाय बना रहे हो सपोज, ठीक है, देखा है मम्मी को चाय बनाते हुए। अगर तो चाय बना रही हो उसमें हीट दी जाती है, सभी इंग्रेडिएंट्स को चाय बन के आते, तो हीट एब्जॉर्ब हुई है। गर्म करके तुम्हारे पास रख दे, तुमने गलती से हाथ लगा दिया, गर्म पानी के गिलास को हाथ लगा दिया, लगेगा ना वो बहुत गर्म है ना? तो वो चीज होती है कि वहां से हीट बाहर निकली, वो हीट तुमने एब्जॉर्ब करी, हीट उसमें से तो बाहर निकले, एग्जिट हुई है, यानी कि वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। ठीक है, और कहां पे होता है? ये तो चलो नॉर्मल बात थी। ठीक है, और होता है एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक का, आपको पता है क्विकलाइम, चूना है ना? चूने को पहले, आजकल तो पेंट होते हैं, पहले टाइम में क्या होता था? क्विकलाइम लिया, ये 10th में पड़ी थी रिएक्शन है ना? इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इसका नाम क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? क्विकलाइम नाम इसका, और कैल्शियम ऑक्साइड है ना? इसे जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं ये बनाता है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का नाम क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, दिस इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइम। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में इसमें से हीट रिलीज होती है, तो इसमें से हीट बाहर रिलीज हुई है, मतलब ये कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना? याद आ गया ना? ऐसी थी, हमने पढ़ी थी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये तो देखा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और एक हमारे पास एंडोथर्मिक होती है, लेकिन इनका क्या रोल रहेगा? टेम्परेचर का क्या रोल रहेगा? अगर हम बात करते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल की, तो इस केस में हम ये बोलते हैं अगर हमारे पास टेम्परेचर कम होता है, लो टेम्परेचर है, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। और जिस डायरेक्शन में दिया होगा ना कि हीट रिलीज हो रही है, वहां पे लो टेम्परेचर होगा और इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं फिलहाल हम at low temperature, at low temperature exothermic reaction occurs, है ना? अगर टेम्परेचर कम होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, क्योंकि हीट बाहर निकले, हम दोनों का कैसे क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। याद है एक हम 10th में पहले क्वेश्चन आया करता था पेपर में, 10th में था ना क्वेश्चन, एक क्या था? एसिड को वाटर में डालते हैं, वाटर को एसिड में डालते हैं, तो हम क्या बोलते थे? हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, है ना? वाटर को एसिड में नहीं करते, क्योंकि अगर हमने वाटर को एसिड में किया तो क्या होगा? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एसिड विल स्प्लैश आउट। पढ़ा था ना? याद आ गया? ऐसा कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो वही है कि एक्सोथर्मिक उसमें से बेटा इतनी हीट निकल रही है, तो वो गर्म कर दो उसको, टेम्परेचर हाई कर दो, हाँ तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, है ना? लैब वाले भी, टीचर भी देख रही है बच्चे तुमने क्या किया लैब में, है ना? आज के बाद लैब में बताना। तो वही चीज होती है कि जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी टेम्परेचर क्या देना है? लो। एट लो टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन अकर्स। और सेकेंड बात क्या होती है? एट हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर देने से क्या हो जाएगा? एट, ये क्या हो गया? एट हाई टेम्परेचर, एक सेकेंड, एट हाई टेम्परेचर कौन सी रिएक्शन होगी हमारे पास? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एट हाई टेम्परेचर क्या होगी? ओहो,
एंडोथर्मिक रिएक्शन अकर्स, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन अकर्स, ठीक है। तो मतलब आपने ये देखना है, अगर आपके पास लो टेम्परेचर दिया हुआ है, लो टेम्परेचर है तो आपने देख लेना जिस भी डायरेक्शन में लो टेम्परेचर दिया हुआ है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को बता रही होगी। अगर हमारे पास हाई टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर बढ़ाया गया है तो एंडोथर्मिक डायरेक्शन को बता रही होगी डायरेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फैक्टर हमारे पास इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, हो गया कंसंट्रेशन, टेम्परेचर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में इसके हम देखेंगे हम एप्लीकेशन के, हम कैसे इन लॉज को अप्लाई करते हैं। ये जो तीन बातें टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन की, कैसे एक इक्वेशन पे हम, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन पे हम इन तीनों फैक्टर्स को अप्लाई करते हैं। फिलहाल आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि एक्चुअली में हम इस लॉ में, हम लीच एडलर प्रिंसिपल में पढ़ते क्या है, क्या बातें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के बराबर हो तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो पहली बात, इफ एनपी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो प्रोडक्ट के हैं वो बराबर हो जाए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, then pressure has no effect on equilibrium, then pressure has no effect on equilibrium, ठीक है। और अगर हम ये बोले इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है प्रोडक्ट के एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो रहे हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कम है, तो यानी कि प्रेशर ज्यादा कहां पे लग रहा है, रिएक्टेंट वाली साइड। प्रोडक्ट से जब हम रिएक्टेंट जा रहे हैं तब हमें प्रेशर ज्यादा देना पड़ रहा है। इसका मतलब जो अगर एनपी की वैल्यू बड़ी आ रही है एनआर से, इसका मतलब जो हमारा इंक्रीज इन प्रेशर है, इंक्रीज इन प्रेशर है जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम को कौन सी डायरेक्शन में फॉरवर्ड कर रहा है, बैकवर्ड में। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, इंक्रीज ऑफ प्रेशर, इंक्रीज ऑफ प्रेशर फेवर्स द इक्विलिब्रियम इन बैकवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आती है इसमें, इफ NR इज ग्रेटर देन NP, अगर NR की वैल्यू NP से बड़ी है, मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट पे प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाएंगे और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे। NR इज ग्रेटर देन NP, देन हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज ऑफ प्रेशर फेवर्स the equilibrium in forward direction। तो ये जो तीन बातें होती है इसके लिए, प्रेशर के लिए ये बातें ध्यान रखनी है। तो हमने किया, लीच एटलियर प्रिंसिपल होता क्या है कि जहां पे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर में अगर हम चेंज करें तो उसका जो इफेक्ट है उसका अंडू किस डायरेक्शन में होगा, है ना, ये चीजें पढ़ते हैं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितने ज्यादा होगी प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा। मतलब जब रिएक्टेंट ज्यादा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में, प्रोडक्ट ज्यादा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में। टेम्परेचर लो टेम्परेचर है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन देखेंगे एंडोथर्मिक, है ना, जिस भी तरफ हीट एब्जॉर्ब हो रही है इक्विलिब्रियम, समझ में आया। टेम्परेचर कम है, अगर बोला टेम्परेचर कम है तो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन बताओ। टेम्परेचर कम का मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो जिस डायरेक्शन में हीट एब्जॉर्ब हुई होगी वहां पर ही हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट रिलीज हुई है, यानी कि टेम्परेचर कम दिया गया है। एंडो में टेम्परेचर ज्यादा था, सॉरी, और एक्सो में टेम्परेचर कम होता है। तो जिस डायरेक्शन में कम टेम्परेचर है, हीट बाहर रिलीज हुई है, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा। उसके बाद प्रेशर की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के अगर बराबर होते हैं तो प्रेशर कोई इफेक्ट शो नहीं करता। अगर रिएक्टेंट के
मॉलिक्यूल्स ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, तो प्रेशर बढ़ेगा, तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड में। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन देख भी लेते हैं हम, एक क्वेश्चन ना आज हम देख लेते हैं। क्वेश्चन इज जस्ट अ सेकेंड, CH4 प्लस H2O, CH4 प्लस H2O गैशियस, ये बना रहा है CO2 गैशियस, प्लस में एक और चीज इसमें दी हुई है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, 3H2 गैशियस स्टेट में हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें पहली बात, अगर तो हमें बोला जाए KP लिख के दिखाओ तो लिख सकते हैं KP प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, गैस में है तो प्रेशर होता है, गैस की बात करते हैं, प्रेशर ऑफ CO2, प्रेशर ऑफ H2, आगे कोफिशिएंट 3 है तो पावर में 3 चला जाएगा, डिनोमिनेटर में प्रेशर ऑफ CH4 डॉट प्रेशर ऑफ H2O, राइट। अब हम बात कर रहे हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करना है, तो अगर हमारे पास रिएक्टेंट का अमाउंट हम बढ़ाते हैं तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट बढ़ेगा। ठीक है, हम ये बोलते हैं यहां से यहां जाने के लिए जो हमारे रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है, यानी कि इन दोनों को हमें हीट देनी पड़ रही है। एंडोथर्मिक है मतलब इसमें हमें कहीं ना कहीं हीट हमने प्रोवाइड की है। ठीक है, हीट प्रोवाइड किया तो ऐसा कुछ जा रहा है, तो जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो क्या होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो यहां से यहां इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा, तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। हीट हमने यहां दिया ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोली हुई है ना, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉरवर्ड में जाएगा। अगर डिक्रीज इन टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो कहां जाएगी रिएक्शन, बैकवर्ड में। कहां जाएगी, बैकवर्ड में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स देखो, यहाँ 3 है, इधर कुछ नहीं दिया, तो क्या कंसीडर होगा, 1। 3 + 1 कितना हो गया, 4। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट वाली साइड कितने हो गए, 4। यहाँ पर कितने, कुछ नहीं दिया तो 1 कंसीडर करेंगे, यहाँ कुछ नहीं दिया तो 1। 1 + 1 2। तो प्रोडक्ट में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं रिएक्टेंट को तो 2 आंसर आ रहा है, मतलब जो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट, मतलब प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम बैक साइड में जाएगा। कहां जाएगा, बैक साइड में। तो अगर नहीं भी याद रखता NP की वैल्यू ग्रेटर देन NR है तो यह आपको पॉइंट लिखवाना था यहाँ पे, कहां गया, अगर NP की वैल्यू NR से होती है, NR से होती है तो कहां जाती है ये, ओहो, तो कहां जाती है रिएक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, बैकवर्ड में। आई होप ये जो कंसेप्ट है आपको समझ में आया। पेपर के अंदर ली चैटलियर प्रिंसिपल डायरेक्ट पूछते होता क्या है, डेफिनेशन बता दो, साथ में फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग आपने इसमें एक्सप्लेन करना होता है। आई होप ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। एट लास्ट क्या होता है, कीप स्माइलिंग, आज तो ज्यादा चल रहा है ना इरेजर, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, एंड एट लास्ट जो हमारा रहता है वो क्या, गिव योर बेस्ट। ठीक है, अपना बेस्ट दो। ठीक है, ओके। तो इसके साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको, जो आज हमने टॉपिक बनाया, आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए कि केमिस्ट्री के या कोई और सब्जेक्ट के, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, सो दैट जो टीचर हैं वो उस पर आपकी जो आपके जो भी टॉपिक पे क्वेरी है उस पर एक नई वीडियो लेकर आ सके। ठीक है, सो एट लास्ट व्हाट वी से, थैंक यू।